कहते हैं तो पानी नाम है मेरा। जी। तुझे गर आग कहते हैं तो पानी नाम तो है पानी नाम है मेरा, जलाना काम है तेरा, बुझाना काम है मेरा। बिल्कुल, वाह, बहुत सुंदर। हमारे जयवीर चंद्रवंशी सर हैं। आज इस नववर्ष के शुभ अवसर पर सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। और आज हम सभी चिरपरिचित होंगे जयवीर सर के व्यक्तित्व से। और जयवीर सर हमारे जो बहुत ऐसी चीजें हैं, सामाजिक एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, बढ़िया कवि हैं। तो आज पूरी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी सर के माध्यम से। तो सर, आपका हमारे इस कोचिंग संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका सर, राज सर। बायो कैम चैनल पर आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया। बायो कैम चैनल एक स्टडी पॉइंट चैनल है जिसमें समस्त हमारे क्षेत्र के बल्कि जनपद स्तर के बच्चे अच्छा से अच्छा एजुकेशन गेटअप कर रहे हैं। मैं अब अपनी विचारधारा पर आता हूं सर कि देखिए, मेरा नाम जयवीर है और मैं भी पेशे से अध्यापक कवि। जी सर। हाँ, मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं तो मेरा कवि होने के नाते मैं एक बात माता शारदे के लिए बोलना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल। हाँ, कि माता वीणा धारिणी दो हमको आशीष, माता वीणा धारिणी दो हमको आशीष, कर्म सदा ऐसे करें झुके न जग में शीश, झुके न जग में शीश, उजाला मन को भाए, जहां कहीं हम रहें अंधेरा दूर बढ़ाएं। कहें वीर कवराय सुनो है बुद्ध प्रदाता, जहां कहीं हम रहें आप हो आगे माता, आप हो आगे माता। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। इसी बात के आज 1 दिसंबर, वैसे तो हम लोग कवि हैं, कवि हमारी। हाँ, 1 जनवरी सर। हम लोग 2025 नहीं मनाते हैं। हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति से ओत सभ्यता से ओतप्रोत उस चैत्र शुक्ल को बनाते हैं जी, चैत्र शुक्ल। लेकिन तब भी सर जैसा है कि आज का माहौल है, वक्त के अनुसार इंसान बदल जाते हैं। ठहरी हवा हो तो तूफान आ जाते हैं, और जिस घर में फाका पड़ गया हो 2 दिन का, उस घर में अक्सर मेहमान आ जाते हैं। तो वक्त के अनुसार तो चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, बहुत सुंदर सर। तो नववर्ष का आज 1 दिसंबर है, 2025 का आगमन है सर। 1 जनवरी सर। हाँ, सॉरी, करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ, आज 1 जनवरी है, 2025 का आगमन है और दिसंबर चला गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे अभी आप शिक्षक हैं और शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं जी। हाँ, लेकिन जब आप विद्यार्थी थे जी, तो आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कहाँ से प्राप्त की है, और उस समय की सुखद आनंदमयी क्या घटनाएं रही या ऐसे क्या संस्मरण रहे जो आपको आज भी बहुत याद आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा, और मैं तो जो है अपने बचपन की ओर जाना चाहता हूँ। जी। देखिए सर, ऐसा है कि मैंने 1996 में बदायूं कुमार वैदिक इंटर कॉलेज रुकुम सिंह से किया मैंने जो है इंटर। और इंटर में 1996 में मैं जनपद स्तर का प्रथम छात्र रहा ज्योग्राफी में, जो मेरे 98 पॉइंट बहुत सर, 98 पॉइंट सर के लिए तालियां बजाओ बच्चों। इसके बाद सर 1996 में आसपास गूगल किसी कॉलेज में था नहीं, तो हमें एसएम कॉलेज चंदौसी जाना पड़ा, वहां हमने एडमिशन लिया। जी सर। और जब 1996 में वहां हम पहुंचे तो हम तो एक गांव के बच्चे थे, गांव के स्तर से ग्रामीण स्तर से निकले थे। तो वहाँ के बड़े हमने नए नए काम देखे, लेकिन अपनी शिक्षा को बरकरार रखा और आगे रखा। एमए इंग्लिश वहाँ से हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से किया। जी सर। और उसके बाद जो है बीएड किया। उसके बाद सर ऐसा था कि जब हम वहाँ गए थे तो जब आपने कहा कि आपका बाल्यकाल या आपका युवा अवस्था पे कैसा बीता होगा। हाँ हाँ, यही जानना चाहते हैं लोग। तो हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और कहीं ना कहीं अपनी युवा अवस्था में आके आदमी जो है वो कहीं ना कहीं सावन देखना चाहता है। हमने भी सावन देखे थे। अच्छा। हाँ, और उसका संक्रमण ये रहा कि
मैं तो लाइन उस पर बोलना चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है। हाँ कि जो है, फूलों और लताओं जैसा हो जाता अगर अपना प्यार। जी फूलों और लताओं जैसा हो जाता अगर अपना प्यार, दीपक और बाती के जैसा जीवन देता अपना बार। जी, तो सर, तो ये हमारा सुखद शायद जीवन रहा। इसीलिए आप कवि बन गए। हाँ, हम जो है ऐसा कि देखिए उस समय का बड़ा अपनी सभ्यता और संस्कृति के बड़े अनुसार हम लोग जो है रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा उतार चढ़ाव आया। जी वो उसके बारे में कुछ कविता के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। जी सर। वैसे सर एक प्रश्न और है हमारा आपसे जी सर। कि जो आप कविताएं करते हैं, जी ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब आप बाल्यावस्था में होंगे या किशोरावस्था में होंगे, कॉलेज के बाद आप ग्रेजुएशन करने गए, जी तो आपने ये कविताएं कब से लिखना प्रारंभ किया, पहले तो ये बताइए आप। अच्छा था कि सर मैं जब एसएम कॉलेज चंद्रौसी में पढ़ रहा था, तो उस समय पर ये बात है, मतलब कॉलेज टाइम में आपने कविताएं शुरू हाँ, की? मैं कॉलेज टाइम से ही हम साहित्य से लगा हुआ और कविता लिखना हमारा प्रारंभ हुआ। अच्छा वो एसएम कॉलेज में हम जब बीए थर्ड ईयर के छात्र थे जी 1999, एलबी रावत हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे जो सांसद थे। तो उस समय पर चंद्रौसी में, जनपद मुरादाबाद में, अब संबल में पहुंच गया है, तो उसमें कई कवि बाहर के आया करते थे। अच्छा। डॉक्टर कुमार विश्वास, हरिहर यार पवार, बहुत बड़े कवि हैं। हाँ, और डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब। जी तो कुंवर बेचैन साहब जब एक बार कॉलेज में प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने भी अपनी कुछ रचनाएं सुनाई थी हस्तलिखित। अच्छा तो वो बड़ा, उन्होंने मुझसे उस समय कहा, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने, कि बेटा लिखो, तुम अच्छा लिखते हो और कुछ लिखोगे। अच्छा, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब से आपको प्रेरणा मिली? हाँ, वहां से मुझे प्रेरणा मैं मिली। ये कहना चाहूंगा सर, आपने कविताएं तो आपका बहुत बड़ा संग्रह हो गया है जी रचनाओं का, कविताओं का। जी जी तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षार्थी और हमारा समाज जो हमको देख रहा है आज, जी तो कुछ उन चुनिंदा कविताओं में से आप अपनी कुछ मनपसंद कविताएं या रचनाएं जो हैं वो कुछ सुनाइए, उनका हम भी आनंद लेना चाहेंगे। हमारे साथ ये शिक्षार्थी जो हैं और हमारा जो बाकी समाज, हमसे जुड़े लोग देखना चाहते हैं, तो वो भी उनसे अवगत होंगे। बिल्कुल सर। ऐसा था कि सर कविता के क्षेत्र में कविता, गीत, गजल, छंद, रोला, सोरठा, कवित्व, ये चलता है। लेकिन आज वर्तमान का परिवेश है गीत और गजल का। जी और एक विधा हम लोगों में होती है मुक्तक। मुक्तक विधा होती है, उसमें 3 लाइनें एक समान होती हैं, एक लाइन अलग होती है। अच्छा तो मैं इस आपके बायो कैंप चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए मुक्तक की एक 2 मुक्तक सुनाता हूँ। बिल्कुल सर। देखिए सर, ऐसा है कि साहित्य वही जो समाज को बदल दे। जी बिल्कुल। हाँ, साहित्य का काम होता है समाज को नई विचारधारा देना, और साहित्य जो समाज का दर्पण होता है। तो उस पे मैंने एक मुक्तक बोलता हूँ कि न कद बड़ा होता है न पद बड़ा होता है। वाह, इसकी शुरुआत ही जबरदस्त है जी, सर। न कद बड़ा होता है न पद बड़ा होता है, इंसान वो बड़ा होता है जिसका मकसद बड़ा होता है, इसका मकसद बड़ा। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। हम लोग अपने टारगेट के लिए आगे लेके चलते हैं। जी। और दूसरा मुक्तक है कि वो सर थोड़ा है, हमने जो 16 सावन, हमें जो अब तक मेरी उम्र हो चुकी है लगभग 46 ईयर्स। अच्छा तो 46 ईयर्स हमने सावन देखे। जी बिल्कुल। हाँ, जब हमने सावन देखे हैं तो हमने कुछ लिखा पढ़ा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सावन का महीना एक ऐसा होता है और एक बसंत ऋतु का जो कवियों को प्यारा होता है। हाँ, और सावन का महीना तो अक्सर सब लोगों को प्यारा होता है। जी। तो मैंने उस पर लिखा है कि तुझे अगर आप कहते हैं तो पानी नाम है मेरा, जलाना काम है तेरा, बुझाना काम है मेरा। हवाओं बेझिझक आना, खुला है दिल का दरवाजा। हवाओं बेझिझक आना, खुला है दिल का दरवाजा। सफर खुशबू से भर दूंगा, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी सर। आपकी ये मंत्र मुग्ध करने वाली रचनाएं थी सर। और हम तो बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री से हमारा संबंध थोड़ा ज्यादा रहता है सर, केमिस्ट्री बायो से। हाँ, तो आपका जो मुक्तक है उसकी एक नई जानकारी हमको मिली कि चौथा जो चरण होता है वो बड़ा ही अलग होता है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा सर कि सर आपने कुछ
ऐसी जानकारी थोड़ी हमें मिली कि सामाजिक काम भी बहुत अच्छे किए हैं। हाँ। आप जो अनाथ बेसहारा बच्चे होते हैं, उन अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए भी अपने माध्यम से जितना जैसे हो सकता है वो सहारा प्रदान करते हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही आपने सुना है सर। सर देखिए, जनपद बदायूं हमारा वैसे पिछड़े जिलों में आता था और अब भी है। जी जी। तो जनपद बदायूं में एक संस्था हम लोगों ने संचालित की आज से 20 साल पहले जी। उसका नाम था दलित ग्रामीण विकास संस्थान। अच्छा, दलित ग्रामीण विकास संस्थान। विकास संस्थान। दलित ग्रामीण विकास संस्थान जो संस्था हम लोग संचालित की, उस संचालित का उसका हमारा उद्देश्य ये था कि हम बेसहारा जो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, जिनको कोई देख नहीं पाता है, पढ़े हैं या जो विद्यालय से भटक गए हैं, उन बच्चों को हम इकट्ठा काम करते थे और उन बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, संस्था में रखते थे और हम लोग चलाते थे। ये बात सन 2017 की है। जी। सन 2017 से दलित ग्रामीण विकास संस्था जी के लिए अनुदान मिला, सरकार ने दिया काम दिया, तो अनुदान दिया और अनुदान दिया तो हमारे लिए बाल गृह शिशु अच्छा सरकार के माध्यम से हमें मिला। अच्छा, प्रत्येक जनपद पर होता है सर ये? सर ये ऐसा है कि बाल गृह शिशु यूपी में 2 जगह है केवल। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में 2 जगह है? पूरे यूपी में एक उत्तर प्रदेश पूरा है, एक है सीतापुर और ये बदायूं। तो जो बदायूं में बाल गृह शिशु है, मैं उसमें बाल कल्याण अधिकारी। अच्छा, बाल कल्याण अधिकारी हैं आप? बाल कल्याण अधिकारी पद पर हूँ। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उन जो बच्चे पढ़े मिलते हैं जी, मान लीजिए कोई बच्चा है किसी कारण बस मेले से बिछड़ गया, गंगा के पास भटक गया, किसी स्टेशन या बस पर कहीं भटक गया, तो हम उस बच्चे के लिए फिर बाल गृह में लाते हैं और उस बच्चे के लिए फिर उसके लिए हम सैपलिंग करते हैं। अच्छा। और उन बच्चों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है। हमारे पास लगभग 18 का स्टाफ होता है। अच्छा अच्छा। रात और दिन का। और ये बच्चे वो भी होते हैं जो न्यू बोर्न चाइल्ड, समाज के अलग अलग तत्वों के या समाज के जो निम्न स्तर के लोग हैं, तो वो बच्चों के लिए फेंक देते हैं न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए। तो बड़ी समस्याएं हैं समाज में तो वर्तमान में। तो हाँ, तो उन बच्चों को हम लोग सैपलिंग करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। बहुत बढ़िया कार्य है सर ये। तो सर जैसे अभी वर्तमान में बदायूं में लगभग कितनी संख्या होगी इस तरह से आपके उसमें? सर अभी तो संस्थान में जो हमारा बाल गृह शिशु है, अभी 2 महीना 3 महीना पहले सारे बच्चे ट्रांसफर कर दिए गए मथुरा के। हाँ, अब केवल 2 बच्चे हैं, न्यू बोर्न चाइल्ड हैं। अच्छा। 2 बदायूं में इस समय हैं और न्यू बोर्न चाइल्ड है। वैसे तो हमारे यहाँ बच्चे 35 रहे थे, और जैसे बच्चे यहाँ बढ़ेंगे मिलेंगे तो हम लोग उनको देखभाल करेंगे। जी, बहुत बढ़िया सर। एक जानकारी और चाहिए कि छोटे जो अभी आपने बताया नवजात शिशु हैं। हाँ। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है, जिसके बहुत से ऐसे समाज में लोग हैं जिनके पास संतानें नहीं है, संतानहीन हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे लिए कि हमारे हेल्प करने के लिए अपने भविष्य के हिसाब से देखते हैं कि हमारा सहारा भी कोई हो, और वो फिर अडेप्ट करना चाहते हैं, बच्चे उनको नहीं मिलते हैं, तो क्या आपकी संस्था जो है वो ऐसा भी करती है कि बच्चे अडेप्ट कोई गोद ले सकता है, वहां से अडेप्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि सर देखिए, कारा जो वेबसाइट है जी गवर्नमेंट की, CARA कारा, तो इस कारा पर हम लोग जिनके दंपत्ति हैं, जिनके बच्चा नहीं हुआ है या जिनकी आयु अधिक हो गई है, तो वो इस पर अपना रजिस्टर करा सकते हैं। जी। बदायूं में विशेषज्ञ दत्तकगण एजेंसी, विशेषज्ञ दत्तकगण एजेंसी जो नेतपुर में संचालित है, तो वो हमारी संस्था के द्वारा है, जिसके डायरेक्टर अनुप कुमार सक्सेना एडवोकेट जी हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो संस्था है उसके डायरेक्टर अनुप कुमार सक्सेना, और ये समिति जो जला के बनती है उसमें 5 लोग होते हैं, DM साहब और जो दत्तकगण। अच्छा, DM साहब अध्यक्ष होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। जी। और जो उसके बाद जो
दत्तगण एजेंसी की जो होती है संचालिका, जी। वो और 2 लोग होते हैं, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा। हाँ, उसमें जो है उसके बाद उस जो कारा वेबसाइट पर जो दंपत्ति जिनके बच्चा नहीं हुआ है, वे उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद वो बच्चे जो हमारे यहाँ वो ऑनलाइन बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑनलाइन है। है। चलिए, मैं समाज को थोड़ा बताना चाहूंगा कि सर की जो संस्था है वहां पर जो नवजात शिशु अभी हैं 2, आप में से अगर कोई उनको अडेप्ट करना चाहता है तो कर सकता है। मतलब जो हमारे समाज के लोग हैं, संतानहीन है, संतानें नहीं है, तो सर से संपर्क करके आप उन्हें अडेप्ट कर सकते हैं। ये समाज के लिए एक संदेश है। और अगर किसी को इस तरह के बेसहारा बच्चे, बहुत ज्यादा कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो सर की संस्था उसके लिए कार्य करती है। तो बहुत ही नेक कार्य है सर ये समाज के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं समाज के लिए। और उसमें सर कंडीशन ये है, अच्छा। जैसे मान लीजिए जो संतान जिसके नहीं है, लड़की है तो बच्चा नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर लड़की आती है तो बच्चा आप गोद में ले सकते हैं। मतलब कोई संतान नहीं हो, ना लड़का हो ना लड़की हो, वो कंडीशन है तभी आपको मिलेगा, है ना। दूसरे जो दंपत्ति है वो नशेड़ी ना हो और इस तरह से उसका रिकॉर्ड खराब हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो हाँ, होना चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर आपने किसी नशे वाले को ये ऐसे प्रोवाइड करा दी तो उसका भविष्य कैसे कह सकते हैं सुरक्षित रहेगा उस बच्चे का। क्योंकि संस्था हम लोग गार्जियंस होते हैं बच्चे की, तो उसी के माध्यम से उस बच्चे का अभिभावक होने के नाते उस बच्चे का भविष्य अच्छा देखते हैं जी। इसलिए सर एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादातर जो हैं वो छात्र हैं जी। और छात्रों के लिए अभी चूंकि जो बोर्ड के छात्र हैं उनके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे कि उनके मार्क्स अच्छे आ सकें और किस पैटर्न पर उनको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। देखिए सर, स्ट्रेस ना हो एग्जाम का, एक तो तनाव बहुत हो जाता है इस समय बच्चों को, तो जो चीजें हो जाती हैं कई बार बच्चे को आता है वो वहां परफॉर्म नहीं कर पाता अच्छे से, फिर समस्याएं बहुत आती हैं। तो बच्चा कैसे स्ट्रेस फ्री रहे, तनाव रहित रहे और कैसे अच्छे नंबर लेके आ सकता है एग्जाम में। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम लोग आप तो चैनल भी संचालित कर रहे हैं एक अपना बायोकैम। देखिए सर, ऐसा है कि वर्तमान परिवेश में जो हमारी नई पीढ़ी है जी, वो बहुत कुछ अच्छा कर रही है, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, और विशेष रूप से बच्चे हाइपर एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो अवरोधक आए हैं वो अवरोधक आए हैं बच्चों के लिए मोबाइल के माध्यम से या बच्चों की फ्रेंडशिप के माध्यम से। तो जो विद्यार्थी बोर्ड के हैं जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए अब समय कम रह गया है। अब उनके लिए क्या करना है कि लगातार जो कोर्स हो गया है उसको बार बार रिवीजन करें और उसको याद करके स्वतः लिख के देखें। जी, स्वतः लिख के देखेंगे और तब खुद ही अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। दूसरे, ये मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोग चैनल लिखते हैं, आज बहुत से सारे चैनल शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, बच्चे केमिस्ट्री के माध्यम हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। पढ़ना चाहिए लेकिन उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। जी। दूसरे, बच्चे के लिए आगे बढ़ने के लिए मेन बात, ये मुख्य बात है समय। समय, स्वास्थ्य और सरलता और सादगी। यदि समय, स्वास्थ्य, सरल और सरलता, सादगी से यदि विद्यार्थी कोई रहता है, अपने आप को वो जो है किसी समाज के अन्य किसी विघटन में नहीं पड़ता है, तो वो आगे अच्छे मार्क्स ला सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। कुल मिला के कहना ये है सर का और हमारा भी कि एग्जाम का समय जो कम है तो उसका सदुपयोग करिए और कोशिश ये कीजिए कि जो आपने अभी तक तैयार किया है, पढ़ा है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिपीट कीजिए और जिससे क्या होगा आपको वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जब तक हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं तो हमारी स्थायी मेमोरी में नहीं पहुंचती, हम उनको तैयार अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो एक तो तैयार करना है, दूसरा अभी मोबाइल पर ज्यादा इधर उधर का आपको वर्क नहीं करना है, बहुत शालीनता से अपना बस स्टडी पर फोकस करना है। दूसरी चीज ये है कि अपने समय का अच्छा मैनेजमेंट करें कि किस समय हमको पढ़ना है, किस समय खाना खाना है, किस समय एक्सरसाइज करनी है, एक रूटीन होना चाहिए और स्ट्रेस किसी प्रकार का नहीं लेना है। चीजों को रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, तनाव रहित रहें। ये नहीं सोचें क्या होगा जीवन में। देखो
जहां दुख है वहां सुख आता है, ठीक उसी प्रकार एक ऐसा समय आता है कि हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो हमें ऊंचाई पर लंबे समय तक कैसे बने रहना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, अपने कार्य प्रणाली को लगातार इम्प्रूव करते रहना है। अगर हम मार्क्स अच्छे नहीं भी ला पाते हैं तब भी बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी पूरी होनी चाहिए अच्छे मार्क्स लाने की। बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, कई बार में सफलता प्राप्त की है, लेकिन मन को हार के नहीं बैठना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपका मन ही हार गया, आपने प्रयास करना बंद कर दिया, गिव अप कर दिया, तो मुझे लगता है आपकी वहां हार हो जाएगी। लेकिन अगर आप फेल होना अलग चीज है और प्रयास ना करना अलग चीज है, तो आपको हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रयासरत रहना है। सर का और हमारा आपके लिए ये संदेश है। बिल्कुल सर। और सर मैं चाहूंगा अब कि हमारे बच्चों के लिए कुछ उत्साहवर्धन करने वाली कुछ कविताएं, 4 लाइनें आप एक बार और सुना दें, जिससे बच्चे हमारी मोटिवेट हो जाएं। जी देखिए सर, मैंने वैसे उत्साहवर्धन है कुछ बातें, कुछ दो ही लिखे हैं माता पिता पर जी, क्योंकि बच्चे के संस्कार पर गुरु और माता पिता का सर्वाधिकार प्रभाव पड़ता है जी, और तभी विद्यार्थी जो है कुछ कर पाता है। देखिए बच्चों, और माता पिता ही सब कुछ हैं, तो दोहे के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता में दिखती है जी, माता पिता में दिखती है ईश्वर की तस्वीर। जी, माता पिता में दिखती है ईश्वर की तस्वीर, देख सको तो देख लो, कहते हैं जयवीर, कहते हैं जयवीर। और बच्चों देखिए, आपके अंदर कालिदास, चाणक्य जैसी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने का दायित्व तो आप लोगों को मिला हुआ है, आप लोग कर रहे हैं। भाई आप लोग इन बच्चों के लिए कालिदास बना रहे हैं, आप इन्हें बना रहे हैं विवेकानंद बना रहे हैं, और आप इनके लिए देश के कर्णधार और फाउंडर बना रहे हैं, तभी हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। जी जी सर। तो मैं कहना चाहता हूं कि काल हे नभ के सूत्रधार, जी नभ के सूत्रधार है, हे नभियों के सूत्रधार, ब्राह्म नहीं बढ़ते जाओ। जी, हे नभियों के सूत्रधार, ब्राह्म नहीं बढ़ते जाओ, कालिदास सम सोई प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा का मान बढ़ाओ। और खुलेआम ढूंढार भेड़िए घूम रहे हैं। जी, खुलेआम, चाहे भेड़ी कहो चाहे आतंकवाद कहो, खुलेआम खूंखार भेड़िए घूम रहे हैं, अंत भेड़ियों के करने को इन सोए हुए शेरों को जगाओ, इन सोए हुए शेरों को। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बढ़िया। ये आज के हमारे शेर हैं जी, यही सर हमारा राष्ट्र का उत्थान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हमारे देश के कर्णधार है जी, क्योंकि जिस राष्ट्र के लोग महान होते हैं वो राष्ट्र महान बनता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से बहुत महान लोग हुए हैं सर। बिल्कुल, और भारत देवों की भूमि है, भारत कर्मवीरों की भूमि है, बिल्कुल, भारत त्यागी और तपस्वी लोगों की भूमि है। तो भारत हमारा अपना विशेष है, तो इसमें सभी लोग, हम लोग बढ़ चढ़ के आगे जो जितना सहयोग हो सकेगा अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए करते रहेंगे, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति करता रहे। तो ऐसी राष्ट्र भावना हम सब में होनी चाहिए। सर आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय सर हमारे लिए निकाला और इसके लिए हम आपके आभारी हैं सर। कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे हमारी मुलाकात हो सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके माध्यम से बच्चों ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। ठीक है सर।